अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर मैं हूं आपकी खिदमत में शाहिद मसूद बुखारी। उम्मीद करते हैं नाजरीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको बताते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन के बाद यहां पर कई एक मामला थे जो सियासी मंजरनामे पर काबिल बहस बने हुए हैं और इसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी महाज में कई बड़ी तब्दीलियां आए रोज अब देखने को मिलेंगी। आपको यह मालूम होगा कि गुज़श्ता दिनों अगर आपने अमित शाह का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने यह बताया कि अब जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा देने में देरी नहीं लगानी होगी, जबकि यहां बैठी हुई जमातों को यह डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकज अपने फैसले से मुकर जाएगी। हालांकि पार्टियों का यह मानना है कि गुपकार के अंदर जो मीटिंग हुई उसके बाद मरकज मजबूर हो गया अब बात करने के लिए कि किसी तरीके से अब इस सुलगती हुई चिंगारी को बुझाया जाए और फिलहाल जो वादा किया गया है रियासत का दर्जा देने के हवाले से उस पे जल्द अज जल्द इक़दाम उठाए जाएं ताकि लोगों के जो अंदर एक डर सा था कि शायद रियासत का दर्जा वापस नहीं मिल रहा है वो वापस मिल जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई एक ऐसे लीडरान थे जिन्होंने बार बार यह कहा कि अब इस मामले को लेकर के डिलीट ही का बटन दबाना अच्छा होगा क्योंकि अब ये यूटी ही रहेगी, जबकि आला जो लीडरान हैं उन्होंने बार बार कहा कि रियासत का दर्जा वापस वक्त पर दे दिया जाएगा। गुपकार के अंदर हुई मीटिंग को लेकर के जिन पार्टियों ने इसमें शमूलियत की, आए रोज आवाम की तरफ से उसमें बड़े पैमाने पर एतमाद दिखाने की खबरें मौसूल हो रही है, जिसके चलते अब ऐसा अंदिया मिल रहा है कि आने वाले अयाम में अगर यहां पर कोई भी इंतखाबात के हवाले से बात होती है या कोई भी सियासी जंग लड़ने के हवाले से बात होती है तो इसमें शायद लोगों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो शमूलियत कर सकती है। अब दिलचस्पी किसकी किस पार्टी में होगी हम उसमें फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर मानना है कि गुपकार की मीटिंग के बाद कई एक लीडरान ने बोलना शुरू कर दिया और इस बोलने के चलते यहां आज उस वक्त एक और बड़ी खबर जो थी वो आ गई, वो ये कि फारूक अब्दुल्ला के घर पर ईडी ने छापा मार दिया और इस तरह से इनफोर्स डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से क्रिकेट स्कैम को लेकर के जो 5 अगस्त से पहले 2019 की हम बात करते हैं उस वक्त उनको 1-2 मरतबा चंडीगढ़ भी बुलाया गया था, उनको 1-2 बार उनके हेडक्वार्टर पर भी तलब किया गया था और अब उन्होंने दोबारा ये कागजात खोलने शुरू किए जिसकी मजम्मत बड़े पैमाने पर सियासी जमातों ने शुरू कर दी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने कहा कि यह सारा जो कुछ भी अब देखने को मिलता है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक बड़ी साजिश है ताकि उनकी इस मामले को लेकर के कि गुपकार में जो फैसला हुआ इस पर किसी तरीके से कदगन लगाई जाए। हालांकि ईडी का इस वक्त फारूक अब्दुल्ला को इस अंदाज में बुलावा भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। महबूबा मुफ्ती ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि गुपकार के अंदर हुई मीटिंग को लेकर के जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना है यह एक बड़ी बौखलाहट का सबब अब मरकज के लिए बन रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी दबाव में ला करके न सिर्फ ईडी को बल्कि दीगर इदारों को भी पार्टियों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने की कोशिशें कर रही हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि वो इस सारे मामले को इसी अंदाज में देखती है कि शायद अब यहां भारतीय जनता पार्टी और उसके हामी लोग जो है वो इंतहाई तौर पर जहनी दबाव में आ गए हैं, जबकि उन्हें यह भी मालूम है कि अब उन्हें रियासत का दर्जा भी वापस देना है, 370 और 35A भी वापस देना होगा। बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस वो इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की एक हंगामी मीटिंग तलब करेंगे। इसके चलते दीगर लीडरान ने भी न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को एक गैर मौका चीज करार दिया, बल्कि उनका सबका यह मानना था कि ऐसे वक्त में जब यहां पर एक पॉलिटिकल सिनेरियो शुरू होने जा रहा था इसको लेकर के यही माना जा सकता है कि यह दानिस्ता तौर पर एक कार्रवाई की जा रही है ताकि यहां की लीडरशिप को दबाव में लाया जाए। चलती आ रही ये कई सालों से चल रही है, कोई नई बात तो है नहीं, ये पहले भी चल रही थी। 1 साल पहले ये चंडीगढ़ में भी थी, आज फिर इनने कुछ करेक्शन से कुछ और पूछना था वो भी पूछ लिया। अब इसमें क्या है, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही? You only want stories. You're not bothered about anything else. They have their job to do.
I have my job to do. So there is nothing else to say. उमर साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। I am not going to say anything. It is not for me to decide. The court will decide what is to be done when they put the case in the court. So why are you getting worried? डॉक्टर जो अलायंस परसों सामने आया गुप्कार डिक्लेरेशन अलायंस कैमरा देखिए, ये तो गुमकार का मौका है, न इसकी बात करने का मौका है। यहाँ से प्लीज हम ऊपर भी सर I will always face any questions they have. I am quite clear about it. Look, for God's sake, let us not bring Gupkar into this. They have, please hear this. Please hear this. Don't bloody well put your question to me like this. They have their job to do. I have my job to do. So there's nothing you should be worried about. I'm not worried. अरे आगे चलना है, आगे क्यों आप लोग इतना घबरा रहे हैं? मैं नहीं घबरा रहा हूँ। मुझे सिर्फ अफसोस गया कि मैं खाना नहीं खा सकता। No, I couldn't bring my lunch here. There's no time. डॉक्टर साहब the timing of the investigation calling you for this investigation at this point, what do you think is the reason that you Don't put reasons and don't put things that you want me to tell you. Please remember one thing. We have a long way to go. We have a long political battle. That battle will continue whether Farooq Abdullah is alive or Farooq Abdullah is dead. Sir, do you think that this will Our weaken fight is for restoration of 370 and 835. Sir, will it weaken your resolve So about therefore, 370? that will continue whether Farooq Abdullah is on the stage or not on the stage. Sir, is That it is what going to will weaken your resolve about to stand on 370? Our resolve has never changed. Our resolve will never change, even if I have to be hanged. It is the problem of Jammu and Kashmir people. It is not Farooq Abdullah's struggle alone. It is struggle of all our people. Was today's question was about JKCA? Was today's question is all about JKCA? Look, they were very nice, they were very kind, and they were very, very good. They had to do their job, and that is what I am glad that they did their job here, rather than pulling me to other places. सर क्वेश्चनिंग किस बारे में थी? क्यों आपको क्या तकलीफ पड़ी है? इनका काम है, ये उनसे पूछे किस मसले में पूछा? मगर मैं आपसे बताऊंगा कि इंसान को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और अपने आप पे भरोसा। वहीं जो अमित शाह का स्टेटमेंट आया जिसमें यह बताया गया कि अब रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। गुपकार के अंदर बैठी हुई जमातें यह मानती हैं कि यह उस मीटिंग का असर ही था कि अमित शाह मजबूर हो गए और उन्होंने यह स्टेटमेंट दे दिया कि फौरी तौर पे अब रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा और इसमें ज्यादा देरी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी तश्कील दी, उन्होंने मरकज के सामने ये मुतालबे रखे थे और मरकज उनकी बात को लेकर के चल रही है। बैरिकैफ किसको लेकर के चल रही है ये तो मरकज वाले ही जानते होंगे। कब तक रियासत का दर्जा वापस मिलता है, कब तक यहां पर पॉलिटिकल एक सिनेरियो बनता है। हालांकि आपको मालूम है कि अब पंचायती चुनाव भी आगे आ रहे हैं, लद्दाख के चुनाव भी हैं और उसके चलते जो इस वक्त यहां पर एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं सरकार के कुछ बड़े फैसलों के लिए, वो भी सरकार के लिए एक परेशान कुन चीज ही बनी हुई है। आपको नाज़रीन किराम बताते हैं कि सरकार के हवाले से कई एक ऐसे मामलात हैं जिनको लेकर के यहां पर कई एक जमातों को अब बातें करने का बड़ा मौका आ गया। कांग्रेस की बात आप करिए या दीगर
जमातों की बात करिए, युवक फ्रंट्स की बात करिए या फिर सिटीजन्स की बात करिए, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की चीज देखने को मिलती है जिसमें एहतिजाजी मुजाहरे जो है आए रोज अपनी जमीन को दराज करते हुए ही नजर आ रहे हैं। जम्मू खित्ते की बात करते हैं तो वहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से आए रोज अब एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत बड़ा इशू बन करके सामने आ गया है, जिसको लेकर के न सिर्फ जम्मू के लोग बल्कि अब यह कह सकते हैं कि जम्मू के अंदर बैठी हुई बड़ी जमातों ने भी सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। और इस तरह से जम्मू के अंदर पुलिस को कई एक जगह पर खारदार तारें भी बिछाने पड़ी और न सिर्फ कांग्रेस के लीडरान को रोकने के लिए, उनको आगे न बढ़ने के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी रखा, बल्कि यह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बिल आखिर अपना एहतिजाज दर्ज करवा ही दिया। रमन बला के अलावा अगर हम बात करें यहां पर बाकी जमातों की उनके साथ जो लोग आए हुए थे, उसके साथ साथ अगर हम मनोहर लाल शर्मा की बात करते हैं जो साबिका वजीर रहे हैं, और इसी तरह से कई दीगर लीडरान थे जो आज जम्मू के अंदर नजर आए, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जबरदस्त एहतिजाज कर रहे थे। जबकि आज सोशल मीडिया पर यह बयान भी गश्त करता हुआ दिखा गया जिसमें यह बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स अब नाफिज नहीं होगा। यानी कि अगर इस बयान को हम संजीदगी से लें और यह मान के चले कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर इसका मतलब है कि सियासी सतह पे और अवामी सतह पर जो इंतहाई प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के एहतिजाजों का सिलसिला शुरू हुआ था, उसका बिल आखिर जमीनी सतह पर कहीं पे असर नजर आ रहा है। और मरकज को भी ऐसा लगा कि ऐसे वक्त में जब जम्मू के इंतखाबात भी नजदीक है, आगे बिहार के इंतखाबात भी हो रहे हैं और यहां पर पंचायत की सीटों के लिए भी इंतखाबात के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। अवाम की नाराजगियां इस वक्त यहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा देर तक झेल नहीं सकती और एलजी के आज के बयान को काफी खुश आइंद भी माना जा सकता है अगर इसमें कोई हकीकत हुई तो। जम्मू में क्या कुछ एहतिजाज की सूरत हाल रही, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के क्या कुछ होता रहा, आइए आपको दिखाते हैं। गरीब आदमी मर रहा है, कोरोना के प्रॉपर्टी टैक्स इस रंग से लगाया गया, लोगों की इनकम का ख्याल नहीं रखा गया। लोग कोरोना वायरस की जंग में जो शामिल थे, प्रभावित थे, घर का गुजारा चलाना मुश्किल है। आपने देखा 2014 के बाद सिर्फ टैक्स वसूल करने की भाजपा की नीति यहाँ पे रही, जन विरोधी नीति यहाँ पे थी। लोगों की इनकम को जनरेट करने के लिए कोई भी कदम यहाँ पे नहीं उठाया गया। बड़े बड़े इंडस्ट्री जिन्होंने लोन लिए थे आज वो एनपीए में डिक्लेयर हो गए। जिन लोगों के बिजली के बिल थे सिर्फ कमर्शियल आइटमों में उनको राहत दी गई, जबकि रेजिडेंशियल एरिया में कभी उनका 50% जो उम्मीद करते थे उनको राहत नहीं दी गई। होटल वाले जो पिलग्रिम के, जो जम्मू कश्मीर पिलग्रिम की रियासत थी, वक्तों का आना जाना कहीं पर रुक गया, तो आज वो भी लोग प्रभावित हैं। होटल वाले हों, इंडस्ट्री वाले हों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रेनें आपकी चलने रही, रेडी वाले, बड़ी वाले, वो लोग परेशान। उस वक्त ये टैक्स लगाना, जब अमित शाह जी कहते हैं कि स्टेट का दर्जा जल्दी देंगे, तो ये चीज़ें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में छोड़ दें। वो बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो। आज हम यहाँ पे प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट में मतलब आए हैं। ये रिगार्डिंग है हमारा जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की योजना बना रही है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है या बड़े शहरों में लगता है, मेट्रोपॉलिटन में लगता है, तो उनकी एक सुविधा भी रखी होती है। सुविधा कैसे, पहले उस चीज़ के ऊपर हमें रोशनी डाला जाए। यहाँ पे तो अगर कारपोरेशन की मैं बात करूँ तो कहीं कोई लाइट ख़राब है तो ना तो वो जलती है, कोई कुत्ता मर जाए तो फ़ोन कर करके थक जाओ, पहले तो फ़ोन ही कोई नहीं उठाता। तो खाली प्रॉपर्टी टैक्स लगाने पे और टोल प्लाजा लगाने पे, टैक्सों के ऊपर टैक्स का बोझ डालने से ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये गवर्नमेंट का मैसेज एकदम गलत जा रहा है। लोगों को मजबूर कर रहे हैं। लोगों ने इन पर विश्वास किया कि ये अगर गवर्नमेंट मतलब नई इन्होंने लाई, इन्होंने चेंज चाहिए, तो चेंज के बदले इन पे ऊपर वो भार पड़ा
कि जो आज तक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक तो महामारी के कारण ना तो कोई बिजनेस है और बाकी टैक्सों के जरिए हर इंसान की कमर टूटी हुई है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, जो सख्त से सख्त कानून ये सोच रहे हैं ये चीज़ें वापस लें, नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मोहल्ले, हर वार्ड में ये प्रोटेस्ट होंगे। तो इसका कल को कुछ भी होगा, हर्जा होगा, तो ये हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यही और गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट यही इसकी जिम्मेवार होगी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जैसा आपने देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के कई एक जगह पर एहतिजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। पार्टियां अपने एतराज़ात रख रही हैं, वहीं अवाम भी इस मामले में काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिए गए बयान को जो आज सोशल मीडिया में कई एक जगह पर देखने को मिला, अगर यह वाकई तौर पर जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट हो जाता है कि कोई टैक्स नहीं होगा तो शायद अवाम को राहत मिले। चलते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर यह है नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होना चाहिए कि रोशनी स्कीम को लेकर के जहां एक बड़ा स्कैम माना जाता है 25,000 करोड़ रुपए का, वहीं सबसे बड़ा मामला इसमें जो जम्मू खित्ते में आ जाता है, जो चिनाब खित्ते में आता है, जो राजौरी पुंछ में आता है, वो ये है कि क्या वाकई तौर पर उन खाना बदोशों को भी जमीनें खाली करनी पड़ेंगी? क्या उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर कोई बड़ा मामला खड़ा हो रहा है? इसके चलते तालिब हुसैन, जो चौधरी तालिब हुसैन, आपको याद होगा कि मासूम आसिफा के लिए जो केस लड़ रहे थे और काफी ज्यादा खबरों में रहे, उन्होंने आज अपने जो दीगर साथी हैं उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें उन्होंने यह बताया कि गुज्जर बकरवाल तबके को जो मुकम्मल तौर पर खाना बदोश हैं, अब उन्हें जमीनों के हवाले से यह लेबल लगानी कि इन लोगों ने रोशनी स्कीम का नाजायज फायदा उठाया और इस तरह से जंगलात की अराजियों पर कब्जे जमा करके रखे हुए हैं। जबकि हकीकत यह है कि यह खाना बदोश तबका न घर का रहा है, न गार्ड का रहा है, न इन्हें कोई इंसाफ मिल रहा है। इस हवाले से उनका यह भी मानना था कि कई एसआरओज को भी खत्म कर दिया गया, जिसके चलते यहां पे अब उन लोगों की तालीम के बाद नौकरियों के मामलात भी खड़े हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि जहां जम्मू खित्ते के अंदर कई एक जगह पर गुज़श्ता बरस भी यह देखने को मिला था कि कई एक जगह पर आपसी तजादात भी खड़े हुए थे, कई जगह लोग गुत्थम गुत्था होते भी देखे गए, जब कई एक तबकों के बीच में आपस में लड़ाइयां भी जमीनात को लेकर के हुई थी। बैरिकैफ, क्या रोशनी स्कीम का इस तरह का कोई असर है कि जमीनी सतह पर इससे गुजर बकरवाल तबके को कोई बड़ा नुकसान पहुंच रहा है? चौधरी तालिब हुसैन का मानना है कि कुछ लोग जानबूझ करके इसे मजहबी नाम दे करके किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश करते हैं और क्रिमिनल रंग दे करके यहां पर भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर गुजर बकरवाल तबके के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो वो मजबूर हो जाएंगे बड़े पैमाने पर सड़कों पे आने के लिए। क्या कुछ कहते हैं तालिब हुसैन? एक तो रियासत के अंदर जिस तरह से हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जब 370 यहाँ पे मौजूद था और 35 से, हमने उस वक्त भी डिमांड की थी यहाँ की रियासती सरकारों से कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जिस तरह से हिंदुस्तान की और बाकी रियासतों के अंदर है, अब वो वाला यहाँ पे इनेक्ट ना करके उसी की तर्ज पे यहाँ पे कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट का इनेक्टमेंट किया जाए। तो पिछली बार हुआ भी, जो है पीडीपी की तरफ से एक एमएलए साहब रजौरी, एडवोकेट कमर चौधरी साहब ने ये बिल भी पेश किया, लेकिन बदकिस्मती से वो बिल टेबल तक नहीं हो पाया। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की आड़ में और आज जो नाम निहाद रोशनी स्कैम जम्मू के अंदर है, उसका जो वाउवेला मचा रखा है, उसकी आड़ में जम्मू की मुस्लिम पॉपुलेशन को बिलखसूस उसके अंदर गुजर बकरवाल कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि ये जंगलात पे काबिज हैं, ये ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, कैटल स्मगलिंग करते हैं। तो हम आपको ये आपके ज़रिए से आवाम को ये बता देना चाहते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ट्राइबल को सिर्फ 3 राइट्स जो है मेनली जो है उनको एक्सेस करता है, गारंटी करता है। और उनमें सबसे पहला ये है कि जनाब आपके जो ग्रेजिंग राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे, दूसरा नंबर एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज और तीसरा एक्सेस टू द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। 3 बच्चों को उठा के आपने शुपैया के अंदर एक स्टेज पे इनकाउंटर कर दिया, फेक इनकाउंटर कर दिया, और बदकिस्मती से वो बच्चे जो हैं अपनी फैमिली के वाहिद जो थे, सहारा थे अपनी कम्युनिटी का, अपनी फैमिली का। तो आज बहुत खुश आनंद बात है कि आर्मी ने भी एडमिट किया और एलजी साहब ने भी एडमिट किया कि हाँ बिल्कुल ये गलत हुआ और हम इनको सजा देंगे, इंक्वायरी करेंगे। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि जनाब आपने देखा है कि पथरीबल के अंदर फेक इनकाउंटर हुआ, आपने देखा कि मचल के अंदर फेक इनकाउंटर हुआ, उसमें भी सरकार ने एडमिट किया था, लेकिन आज तक वो इंक्वायरी वहीं की वहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस तरह के मामले नहीं होंगे। और आखिर में एक सबसे अहम मसला
कि SRO 294 के तहत हमारी जो ST गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी की हायर एजुकेशन के अंदर और बाकी जॉब्स के मामले में अलग से सीटें हुआ करती थी, क्योंकि ट्राइब्स के अंदर भी रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर 12 कम्युनिटीज हैं, जैसे ले कारगिल के सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, गद्दी सिप्पी हैं। तो आज हमारी डिमांड यह है कि गवर्नमेंट ने एक SRO 294 को कन्वर्ट करके एक SRO 126 बनाया और वो जो हमारी सीट्स थी वो जो है वो सब के सब क्लब कर दी, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को भी बहुत दिक्कत आती है बाकी लोगों के साथ कंपीट करने में। तो हमारी डिमांड ये है कि एक्सेप्ट देन बोपी, सिर्फ बोपी ही सिर्फ जो है उसके अंदर ये SRO 294 को लागू किया हुआ है, बाकी कोई नहीं। तो हमारी डिमांड है कि वो भी की जाए। तो हम रियासत के अंदर, आपको याद होगा, मैं आपके जरिए से आवाम से गुजारिश और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर दूं कि आपको याद होगा ये वो कौम है कि आपको याद है सांबा और कठुआ के अंदर हमने आसिफा की जंग लड़ी है। आज भी हमारे 3 निहत्ते बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं दिया गया, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा राइट है। महाराजा हरि सिंह के टाइम में भी इनको शिवालिक जम्मू के जो है उन पे राइट था और कश्मीर के हिमालयाज पे ग्रेजिंग राइट्स थे। और आज अगर हमारे साथ ज्यादती होती है और हमें बदनाम करने की जो साजिशें की जा रही हैं अगर होंगी तो हम रियासत के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे। नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर KTV उर्दू कश्मीर में। नाजरीन, आपको बताते हैं कि तालीम के हवाले से हर वालिदैन का यह शौक होता है कि अपने बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक किसी ऐसे स्कूल में तालीम दे जहां पर उसके बच्चे न सिर्फ पढ़ लिख सके बल्कि एक बेहतर मुस्तकबल के साथ बाहर आ सके। यहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी तालीम के मामले को लेकर के कई एक सवालात आए रोज खबरों में रहते हैं। इस हवाले से कई स्कूल ऐसे भी हैं जो ट्यूशन फीस से लेकर के अगर एडमिशन फीस की बात करें तो इस नाम पर ऐसे लूटते हैं जैसे बच्चों को उन्होंने मुकम्मल तरीके पर खरीदने के लिए ही खरीदारी की दुकानें खड़ी करके रखी हों। इस मामले को लेकर के भी कई मामलात ऐसे आए जिसको डॉक्टर असगर हसन सामून, जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्कूल बड़े इदारे हैं जिन पर मुकम्मल राडार है हुकूमत का और जब वालिदैन इस तरह की शिकायत लेके आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां आज एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पर आ रही है जिसको लेकर के आम वालिदैन ये सोचने पर अब मजबूर हो गए हैं कि बाहर के या जम्मू के या दीगर जगहों से आए हुए लोगों की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल क्या वाकई इसी अंदाज में अचानक से बंद कर दिए जा रहे हैं या जाएंगे जिस तरीके से यहां एक स्कूल जिसको आप देवी आर्या पुत्री स्कूल के नाम से जानते हैं। जी हां, देवी आर्या पुत्री स्कूल ये गोगजीबाग में वाकया एक ऐसा स्कूल था जो गुज़श्ता कई दहाइयों से यहां पे काम कर रहा था। आज जब वालिदैन वहां पर अपने बच्चों के जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट करने के लिए गए, होमवर्क सबमिट करने के लिए गए, तो वहां पर उनको एक चिट्ठी हाथ में थमा दी गई जिसमें स्कूल की मालिका की तरफ से, प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से यह बताया गया था कि इस स्कूल को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वजह यह बताई गई है कि स्कूल बच्चों के लिए महफूज नहीं है क्योंकि 2014 के सैलाब में इसे नुकसान पहुंचा। इस हवाले से बच्चों ने और उनके वालिदैन ने आज इंतहाई एहतजाज करते हुए बताया कि अगर यह स्कूल 2014 के सैलाब में गैर महफूज हुआ तो 6 साल का अरसा गुजरने तक बच्चों को इस अजाब के बीच में कैसे रखा गया, तब यह बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी। अचानक से यह फैसला करके जो इतने साल से यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मुस्तकबल के बारे में स्कूल इंतजामिया ने क्या सोचा, क्या सरकार की तरफ से इन्होंने कोई इनका इंतजाम करके रखा है या इस कोविड-19 के बीच में जब चारों तरफ से बेरोजगारी है इन वालिदैन पर दोबारा नए स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए इतना बड़ा बोझ बला कौन उठा सकता है। इस मामले को लेकर के वो एहतजाज कर रहे थे। उनका यह भी मानना था कि तकरीबन 1000 तालिब इल्म इस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अचानक से इंतजामिया की तरफ से इस स्कूल को बंद करने का फैसला कतई तौर पर मंजूर नहीं है। वालिदैन का मानना था कि इस स्कूल को चलाने के लिए चाहे कुछ भी हो वो इसे चला करके ही रखेंगे। हमारी बात नहीं बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि हमें कुछ डेज पहले ये बोला गया है कि बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है, इस वजह से स्कूल बंद हो रहा है।
2014 में ऐसा सैलाब आया, उस तब से लेके 6 साल हो गए जब तब से बिल्डिंग अनसेफ रही थी। आज बिल्डिंग अनसेफ कैसे हो गई? ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। ये लोग हमें बोल रहे हैं बिल्डिंग अनसेफ है इसलिए इस वजह से स्कूल बंद हो रहा है। ये बिल्डिंग अनसेफ नहीं है, ये सेफ है, अच्छी से सेफ है। ये सिर्फ हमें एक एक्सक्यूज दे रहा है कि बिल्डिंग अनसेफ है। और अगर इतना टाइम हो गया स्कूल को, अचानक से ये लोग कैसे बोल सकते हैं? अचानक से हमें अचानक से बोल रहा है, इस तरीके से स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहा है। एटलीस्ट इन लोग को 1 साल पहले बोलना चाहिए था, कुछ डिसीजन ले लेते हम लोग। लेकिन ये लोग अचानक से हमें बीच में 1 साल पहले ये लोग हमें बोल रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाएगा। ये कहाँ का रूल है? आप हमें बताइए, ये कहाँ का रूल है? कैसा रूल है? हम पेपर सबमिट करने आए यहाँ पे, हमें यहाँ पे नोट्स मिली है स्कूल बंद हो जाएगा। हम परेशान हो गए थे, ये क्या बात हुई? अगर हम पेपर सबमिट करने आए, स्कूल की बात कहाँ से आ गई बीच में? क्योंकि हम लॉकडाउन में हमने फीस भरा है, ये भरा, हमें कोई इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था स्कूल बंद होने वाला है। क्योंकि हमें इन लोगों ने परेशान किया है, पहले फीस भरा, हमें मत पता था ये क्या कर रहे थे अंदर से बात। ऊपर से हमें नोट्स मिली है बिल्डिंग गिरने वाली है। आप खुद जाओ चेक करो, बिल्डिंग मत गिरने वाली है। परसों ही, पिछले ही साल ही एक नई बिल्डिंग बनी है अंदर, ये देखो आप, अंदर से दूसरी बिल्डिंग रिपेयर हुई है, वो भी हुई है। हम मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप जाओ किसी को भेजो यहाँ पे स्कूल को चेक करो, अगर ये गिरने वाली है फिर देखो। अगर ये स्कूल बंद हुआ, हम करने नहीं देंगे इसको बंद, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है यहाँ पे। हम कहाँ ले जाएंगे इस टाइम बच्चों को? यहाँ बच्चे 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से लाएंगे हम इतनी फीस? हम लॉकडाउन की वजह से परेशान थे यहाँ पे। ऊपर से स्कूल वीना मैम ने हमें परेशान किया है, खुद वो दिल्ली चली गई, यहाँ नोट छोड़ा है। क्या ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? हम हमारे बच्चों के साथ, यहाँ हमारे बच्चों एक 8th में है। नाज़रीन किराम, वहीं आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सड़कों के ऊपर अभी भी मौजूद हैं कैजुअल लेबर्स के मामले को लेकर के, और फिर फायर एंड इमरजेंसी की लिस्ट के हवाले से जो खदशात पाए जाते हैं इसको लेकर के भी गुज़श्ता 2 दिन के अंदर यहां बड़े एहतिजाज देखने को मिले। जम्मू भी इस हवाले से सरापा एहतिजाज है और सरकार से मुतालबा करते हैं कि आखिर सरकार इस पर कोई बात क्यों नहीं करती। अगर फायर एंड इमरजेंसी लिस्ट के अंदर कोई इस तरह की कमी पेशी है तो उसे देखने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई बयान सामने क्यों नहीं आता? खामोशी क्यों है? आज बीजेपी के एक लीडर ने भी पहलगाम के अंदर सरकार को बताया कि वो अपनी खामोशी तोड़ दें और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से जो बच्चों के खदशात हैं उनको दूर किया जाए। हर किसी का यह मानना है कि इस लिस्ट के अंदर जरूर कोई इस तरह की दांदी है जिस पर पर्दे डालने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से किस तरह के एहतिजाजी मनाजिर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी और दीगर जगहों पर देखने को मिलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी मांगे तालीम का कातिला, कश्मीर के कातिला। मनजीत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन हमारी गवर्नर साहब तो मुझे लग रहा है वो हमारी सुन भी नहीं रहे हैं। इसी वजह से हमारे साथ एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक नुकसान हो गया। हमारे एक बंदा जो है उसकी डेथ हो चुकी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और गवर्नर साहब से मैं 4-5 बार खुद भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और सारे कैंडिडेट्स की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट किया है मैंने बहुत बार कि सर आप इस मामले पे खुद कुछ बोलिए। बट ये है कि वो 2 हफ्ते से कुछ चुप्पी करके बैठे हुए हैं। इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। या तो कैंडिडेट्स को इनका वो मतलब है, वो चाहते हैं कि इनका खून जो है वो रूडू पे आ जाए, क्योंकि एक बंदे का खून तो आ गया है। जब एक बंदे का आया समझो वो हम सब का आया। सरकारों से जो भी पार्टी से उनसे गुजारिश करते हैं कि वो भी स्टूडेंट के साथ है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है यूथ इनका फ्यूचर है। ये सब लोग बोलते हैं कि यार यूथ हमारा फ्यूचर है। कौन सा फ्यूचर है यूथ? 8वीं पास बंदे को आप उसको लगा रहे हो जो B.Ed, M.Ed, M.Com, B.Com बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD होल्डर्स जो हैं उनको आप बाहर बिठा रहे हो। ये कौन सी इंसाफ वाली बात है? ये तो इनको सोचना चाहिए ना। स्कैंडल्स देखिए, हम अपने लिए लड़ रहे हैं लेकिन हम अपने फ्यूचर्स, आने वाले फ्यूचर्स के लिए लड़ रहे हैं। कैंसिल करो फायर सर्विस का लिस्ट, कैंसिल करो फायर सर्विस का लिस्ट, कैंसिल करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस।
नाज़रीन, अगर इसी तरह से एहतिजाजों का सिलसिला जारी रहा और हर कोई महकमा अपने उन आर्जी मुलाजमीन को लेकर के एहतिजाजी मुजाहिरों के लिए सड़कों पर आता रहा तो आने वाले अयाम में शायद यहां पर एहतिजाजी मनाजिर के सिवा और ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। होम गार्ड्स भी एक ऐसा महकमा है जो बहुत ही कम मुशायरे पे काम करता है, लेकिन इस हवाले से भी उनके कुछ खदशात हैं, वो भी अपनी नौकरियों को लेकर के परेशान हैं। हालांकि किसी भी आफत के वक्त में होम गार्ड्स को और सिविल डिफेंस को फौरी तौर पे हरकत में लाने के लिए सरकार अहकामात जारी कर देती है। वो भी एहतिजाज करते हुए नजर आए। क्या कुछ अपने एहतिजाज के हवाले से वो कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मोदी तेरे राज में होमगार्ड वाले भूखे हैं। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो। आवाज दो। हम एक हैं। आवाज दो। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी मीडिया का कि आप ही चौथा स्तंभ हो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का सर आवाज पहुंचाते हैं। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है ये इसलिए पीसफुली प्रोटेस्ट है, थोड़े लोगों को बुला के कि आज हमारा होम बजट लग रहा है। हम एलजी साहब से एक ही अपील करेंगे, आज हमारा जो 3 मार्च 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सर, जहाँ तो उसको पास किया जाए। अगर आपने जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटा ड्यूटी बना, जो चंडीगढ़ ड्यूटी है, दिल्ली ड्यूटी है, पांडिचेरी है और अंडमान निकोबार, दादरा हवेली, लक्षद्वीप, जहाँ उनका कानून हम पे लगाया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, जहाँ इक्वल वर्क इक्वल पे। अगर हम कांस्टेबल के साथ थानों में जहाँ भी ड्यूटी करते हैं, अगर वो 3000 रोज का लेता है, हमें भी वो जितने दिन हमारी ड्यूटी है वो 3000 के हिसाब से दिया जाए। हम सरकार से यही अपील आज करना चाहते हैं अपने एलजी साहब से। हमने पीसफुली इसीलिए प्रोटेस्ट रखा है कि आज हमारा 3 बजे होम बजट है, इसको पास किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ नाज़रीन, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर मुलाजमीन के हवाले से बड़े खदशात हमेशा ही पाए जाते हैं। यही उम्मीद करेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतर इंतजामिया को चलाना है तो यहां के निजाम को दुरुस्त करने के हवाले से कैजुअल मुलाजमीन के मामलात को हल करने की वक्त की अहम जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फौरी तौर पर इस सिलसिले में मरकज के साथ बात करके कोई बड़ा ऐलान करेंगे ताकि यहां ये जो आए रोज कैजुअल लेबर्स की तरफ से, मुलाजमीन की तरफ से, मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम करने वाले NYCs के हवाले से, RETs के हवाले से, रहबर खेल के हवाले से, अब आपने देखा होगा आशा वर्कर्स के हवाले से, गर्ज कितने महकमे आदमी गिने कि हर महकमे की तरफ से जो कैजुअल लेबर्स हैं या आर्जी तौर पर जो लगे हैं, जो कंट्रेक्चुअल बेस पे लगे हैं, कुछ शर्तों के ऊपर लगे, उम्मीद करते हैं कि उनको मुस्तकिल करने के हवाले से सरकार एक जामा पॉलिसी लेकर के आएगी और उन्हें मैक्सिमम वेज एक्ट के दायरे में ला करके न सिर्फ उन्हें फिलहाल एक बाइज्जत जिंदगी फराहम करेगी बल्कि उनके बच्चों पर भी थोड़ा बहुत रहम और इंसाफ होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। अगर खुदा ने चाहा एक नए शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।